एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस वक्त 2 बजने वाले थे। फतेह मोहम्मद ने उन्हें आकर बताया कि वो दूसरे कमरे में खाना लगा चुका है। वो लोग बरामदे से उठकर कमरे में आ गए। आज अकरम सियाल सुबह से नहीं आया था, ना ही खेतों में दिखाई दिया था। शारिक ने खाने के बाद कहा, फतेह मोहम्मद, तुम सियाल साहब की हवेली चले जाओ और उन्हें बता दो कि हम आज शाम से पहले पहले यहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों औरतों को लेकर यहाँ आ जाएं। मैं सियाल साहब की मेजबानी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। फतेह मोहम्मद ने कहा, आज जुमेरात है जी, सियाल साहब तो दरबार गए हैं, कल शाम तक वापस आएंगे। शारिक ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, दरबार? फतेह मोहम्मद ने कहा, जी हाँ, वो हर जुमेरात को सुबह सवेरे हजरत सुल्तान बाहू के दरबार जाते हैं और जुम्मे की शाम को आते हैं। शारिक ज्यादा कुछ न कह सका। सुल्तान बाहू का दरबार झंग से चंद मील आगे था। दूर दूर से अकीदतमंद वहां आते थे। अकरम सियाल भी उनके अकीदतमंदों में शामिल था, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। शारिक बोला, लेकिन बात यह है फतेह मोहम्मद, जीजा शिटल्ली से हमें जो हालात मालूम हुए हैं उनके पेश नज़र हमारा आज ही यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज यहाँ से न गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। सियाल साहब से मुलाकात न होने का अफसोस रहेगा। तुम ऐसा करो, अभी गांव चले जाओ और समीना और शाहपरी को यहाँ ले आओ। हम 5 बजे तक यहाँ से चले जाएंगे। फतेह मोहम्मद बोला, ठीक है जी, मैं अभी गाँव चला जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद फतेह मोहम्मद गाँव चला गया। वो तकरीबन 4:30 बजे वापस आया था। उसके साथ समीना और शाहपरी भी थी। उन दोनों ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे। समीना ने बताया कि उसने तो अकरम सियाल की बीवी के कपड़े पहने थे और शाहपरी ने उसकी बेटी के। ये कपड़े चंद रोज पहले ही सिलवा कर रखे गए थे। समीना ने तो कहा था कि उन्हें कोई इस्तेमाल शुदा कपड़े दे दिए जाएं, लेकिन अकरम सियाल की बीवी बजिद थी कि वो नए कपड़े ही पहने। उन कपड़ों के साथ लीनन की चादरें भी थीं। 5:15 बजे के करीब वो लोग डेरे से रुखसत हो गए। फतेह मोहम्मद कुछ दूर तक उनके साथ आया था, फिर शारिक वगैरह से हाथ मिलाकर वापस चला गया। वो लोग खेतों के दरमियान पगडंडियों पर होते हुए सड़क पर पहुंचे तो 6 बजने वाले थे। उस जगह सामने की तरफ से एक कच्ची सड़क भी उस हाईवे से आकर मिलती थी। झंग शहर उस जगह से बाईं तरफ तकरीबन 4 मील के फासले पर था। वो लोग बस के इंतजार में सड़क पर खड़े रहे। आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान कई बसें वहां से गुजरी, मगर वो सब की सब फैसलाबाद जाने वाली थी। एक बस लाहौर की थी, लेकिन उसमें कोई सीट खाली नहीं थी। फैसलाबाद की बस पर वो बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि फैसलाबाद से बस तब्दील करनी पड़ती। 7 बज गए। लाहौर जाने वाली तमाम बसें भरी हुई थीं। बिलाखिर वो फैसलाबाद ही की बस पर बैठ गए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो फैसलाबाद पहुंच गए। नौलखा और शाहपरी पहले ही उतर गए, क्योंकि उन्हें गुलबर्ग की तरफ जाना था। शारिक वगैरह को लारी अड्डे पर उतरते ही लाहौर की बस मिल गई। शारिक और समीना एक सीट पर बैठे थे और दूसरी सीट पर जीजा शिटल्ली। समीना ने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा तकरीबन छुप गया था। शारिक सर झुकाए हुए था, जैसे ऊँघ रहा हो। फैसलाबाद में उसके लिए खतरा था। अगर उन दोनों में से किसी एक को भी पहचान लिया जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। फैसलाबाद शहर से निकल आने के बाद भी काफी देर तक शारिक सर झुकाए ऊँघता रहा। मानावाला के करीब पहुंचकर समीना ने उसे कोहनी से टहूका मारा तो वो संभल कर बैठ गया। समीना ने शारिक की तरफ देखा, बोला, क्या बात है? वो बोली, कुछ नहीं, बस सीधे होकर बैठ जाओ। शारिक खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क के दोनों तरफ आबादी थी। बस जैसे ही रुकी, हॉकरों ने यलगार कर दी। 1-2 हॉकर बस के अंदर भी घुस आए, जिन्हें कंडक्टर ने डांट डपट कर बस से उतार दिया। बस मानावाला के स्टॉप पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकी थी और फिर उसका सफर दोबारा शुरू हो गया। शारिक गर्दन घुमा घुमा कर बस के मुसाफिरों को देख रहा था। अगरचे अभी सिर्फ 10:30 ही बजे थे, लेकिन बहुत से मुसाफिर ऊँघ रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। गहरी तारीकी थी। कहीं कहीं दूर कोई रोशनी नजर आ जाती। शेखुपुरा के स्टॉप पर बस तकरीबन 5 मिनट रुकी थी। यहाँ 2 मुसाफिर उतरे थे और 2 सवार हुए। बस से उतरकर वो तेज तेज चलते हुए शेरावाला गेट की तरफ सर्कुलर रोड पर आ गए। उन्हें फौरन ही टैक्सी मिल गई। शारिक ने ड्राइवर से कहा, चुपुर जी। ड्राइवर बोला, मीटर से 10 रुपए ज्यादा होंगे जी। शारिक ने कहा, ठीक है। टैक्सी हरकत में आ गई और सर्कुलर रोड पर शाही कला और मीनार पाकिस्तान के करीब से होती हुई दाता दरबार की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। दाता दरबार और भाटी वाले चौराहे से दाईं तरफ मुड़ते हुए ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी रुक गई।
जिस जगह उनकी टैक्सी रुकी थी उसके ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ वो दुकान थी जो कानूनी तौर पर अब भी शारिक की मिल्कियत थी। दुकान बंद पड़ी थी। दाईं तरफ पान, सिगरेट, चाय, हलीम और इस किस्म की छोटी छोटी लातादाद दुकानें थीं। उन दुकानों के लोग भी शारिक को पहचानते थे। उनकी नजरों से बचने के लिए शारिक ने सर झुका रखा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ तो टैक्सी हरकत में आई। आगे चलकर पता चला कि एक वैगन ने टांगे को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया था। 2-3 मोड़ घूमने के बाद टैक्सी पार्क के साथ उस सड़क पर दौड़ने लगी जो सीधी चुबुर्जी की तरफ चली गई थी। पार्क खत्म होने के बाद चुबुर्जी से पहले ही शारिक ने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और वो चारों नीचे उतर आए। सड़क पार करके नाले की पुलिया उबूर करने के बाद वो उस छोटी सड़क पर आ गए जहां से शामनगर का इलाका शुरू हो जाता था। उस सड़क पर एक रेस्टोरेंट, हलवाई की एक दुकान और 2 सिगरेट के कैबिन खुले हुए थे। हलवाई की दुकान के सामने पहुंचकर 2-3 ओबाश किस्म के लड़के बैठे हुए थे। समीना को देखकर उनमें से एक ने हल्की सी सीटी बजाई थी। शारिक ने एक नजर घूर कर उस लड़के की तरफ देखा लेकिन रुका नहीं। रेस्टोरेंट से थोड़ा ही आगे वो एक गली में घूम गए और फिर उस गली में आ गए जहां शारिक का वो मकान था जिसके बारे में समीना के अलावा और किसी को इल्म नहीं था। वो मकान के सामने रुक गया। आहनी गेट के ऊपर से हाथ डालकर उसने अंदर का कुंडा खोल दिया और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। शारिक बरामदे में खड़ा चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर ऊपर की चौखट पर कुछ टटोलने लगा। चाबी उसी जगह मौजूद थी जहां तवील अरसा पहले उसने रखी थी। उसने टटोल कर ताला खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद करने के बाद ही शारिक ने बत्ती जलाई थी। शारिक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो तवील अरसे के बाद यहाँ आया था। समीना ने भी चादर उतार दी। उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब से तासुरात उभर आए थे। इस मकान से उसकी बड़ी यादें वाबस्ता थीं। जब वो पहली मर्तबा फैसलाबाद से लाहौर आई थी तो शारिक के साथ इस मकान में ही आई थी। शारिक आगे बढ़ गया और कमरों की बत्तियां जलाता चला गया। हर चीज पर गर्द की तहें जमी हुई थी। सफाई करने के लिए पूरा दिन दरकार था, लेकिन उस वक्त वो यही कर सकते थे कि सोने के लिए बिस्तर वगैरह झाड़ें और सुबह पूरे घर की सफाई करें। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों कमरों में बिस्तर वगैरह झाड़ने लगे। शारिक चादर झाड़ रहा था कि बाहर के गेट पर दस्तक की जोरदार आवाज सुनाई दी। शारिक और समीना उछल पड़े। इस दौरान दस्तक की आवाज फिर उभरी। इस मर्तबा दरवाजा ज्यादा जोर से धड़धड़ाया गया। दस्तक का ये अंदाज देखकर समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने शारिक की तरफ देखा। शारिक ने इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शारिक के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। समीना के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगीं, जबकि जीजा कुछ कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा था। एक लम्हे के लिए तो शारिक के चेहरे का रंग भी बदल गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पाया। उसने जीजे और समीना को एक तरफ हटने का इशारा किया और खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस दौरान दरवाजा एक बार फिर जोर से धड़धड़ाया गया। शारिक दरवाजे के करीब रुक गया। उस वक्त उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था। बाहर जो कोई भी था वो मुसल्ला भी हो सकता था, लेकिन शारिक ने किसी ऐसी सूरत हाल से भी निमटने का तरीका सोच लिया था। वो दरवाजे के एक तरफ हट कर खड़ा हो गया और कुंडे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोला, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? शारिक ने कुंडा हटा दिया और दरवाजे का पट खोलकर फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसका ख्याल था कि जो भी अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा उसे वो गिरफ्त में ले लेगा, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद कोई अंदर दाखिल न हुआ तो वो सामने आ गया। उसका पड़ोसी एक और आदमी के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था। उनमें एक के हाथ में हॉकी थी और दूसरे के हाथ में लाठी। शारिक अपने पड़ोसी की तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब आप खैरियत? शारिक के पड़ोसी मलिक के मुंह से गहरा सांस निकला। बोला, ओ आप हैं? माफ करना भाई, मैं समझा था कोई चोर ना हो। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी चोर को इस घर से क्या मिलेगा मलिक जी, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक ने कहा, शुक्रिया की क्या बात है, आपकी अदम मौजूदगी में आपके घर की देखभाल हमारा फर्ज है। महंगाई का जमाना है जी, कोई मामूली सी चीज भी चोरी हो जाए तो दोबारा खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे इस मर्तबा आप लंबे ही चले गए थे। शारिक बोला, जी हाँ, मैं मुल्क से बाहर चला गया था। मलिक बोला, और जी मेरे लिए कोई खिदमत, खाना चाय वगैरह? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शुक्रिया मलिक जी, खाना तो हम खाकर ही आए हैं, चाय की इस वक्त तलब नहीं हो रही। इस वक्त तो बस सोने को दिल चाह रहा है, लंबे सफर ने बुरी तरह थका दिया है। मलिक ने कहा, अच्छा जी आप आराम करें, सुबह मुलाकात करेंगे। मलिक ने कहा और शारिक से हाथ मिलाकर वापस मुड़ गया। वो दूसरा आदमी उस गली का चौकीदार था। शारिक उसे पहले भी कई मर्तबा देख चुका था। शारिक को ये मकान लिए हुए काफी अरसा गुजर चुका था, मगर वो यहाँ कम ही आता था। पड़ोस में रहने वाले मलिक साहब से सिर्फ 2-3 बार ही मुलाकात हुई थी, वो भी आते जाते दरवाजे के सामने। मलिक अच्छा आदमी था और शारिक को भी शरीफ ही समझता था। मलिक के जाने के बाद शारिक दरवाजा बंद करके अंदर आ गया।
समीना भी कमरे से निकल आई। उसने शारिक से पूछा कौन था। शारिक ने कहा पड़ोसी था। वो समझा शायद कोई चोर आ गया है। समीना बोली ओ मैं तो डर ही गई थी। जीजा भी दूसरे कमरे से निकल कर आ गया। वो लोग कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। समीना ने फ्रिज साफ करके ऑन कर दिया ताकि सुबह तक थोड़ी बहुत कूलिंग हो जाए और उसमें कुछ चीजें रखी जा सकें, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें अभी 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। शारिक ने जीजा शटल्ली की तरफ देखते हुए कहा ठीक है जीजे, हमें तो नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, अब सुबह देखेंगे। जीजा बोला अच्छा जी, और वो दूसरे कमरे में चला गया। समीना और शारिक दूसरे कमरे में आ गए। समीना अपने माँ बाप के घर से कितना करीब थी, ज्यादा से ज्यादा 1 फरलांग का फासला होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर वो उनसे इतना दूर हो चुकी थी कि ये फासला तय करना मुमकिन नजर नहीं आता था। उसने किस किस तरह अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा किया था। उसके बाद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि माँ बाप उसे माफ कर देंगे, लेकिन जाहिर है वो अपने माँ बाप की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती थी। दूसरी तरफ शारिक भी कुछ ऐसी ही बातें सोच रहा था। ये महज इत्तेफाक था कि उस वक्त उसके जहन में भी समीना के हवाले से कुछ ऐसी ही बातें आ रही थीं। समीना एक शरीफ लड़की थी, उसे रास्ते से भटकाने और जराइम की दलदल में धकेलने वाला वही था। अगर उस रोज फैसलाबाद में पुलिस से बचने के लिए वो इत्तेफाकन समीना के मकान में न कूदता तो आज समीना कहीं और होती। वो एक बाइज्जत और बावकार पेशे से वाबस्ता थी और उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अगर शारिक उसे अपने साथ न मिलाता तो आज भी उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता, लेकिन शारिक ने उसे भटका दिया। यही सब कुछ सोचते हुए बिलाखिर उसकी आंख लग गई। सुबह जब शारिक की आंख खुली तो 9 बज चुके थे। समीना और जीजा उससे पहले ही जाग चुके थे। समीना ने जीजे को भेजकर बाजार से नाश्ते का सामान मंगवा लिया। जीजा तो नाश्ता कर भी चुका था। समीना शारिक के इंतजार में बैठी हुई थी। शारिक उठकर बाथरूम में चला गया और समीना नाश्ता तैयार करने लगी। शारिक ने नाश्ते के दौरान जीजे की तरफ देखते हुए कहा जीजे तुम्हें एक काम करना है। शारिक ने कहा मैं तुम्हें एक पता समझा रहा हूँ, वहां चले जाओ। शारिक ने उसे इकबाल टाउन वाले मकान का पता समझा दिया, फिर बोला मासी जी से कहना कि मैं और समीना रात को आएंगे। जीजा बोला ठीक है जी मैं जाता हूँ। उसके जाने के बाद शारिक और समीना बातें करते रहे। उनका ख्याल था कि जीजा शटल्ली दोपहर तक वापस आ जाएगा। दोपहर तक का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। समीना ने सुबह जीजे से सब्जी गोश्त वगैरह भी मंगवा लिया था। उसने सालन तैयार कर लिया था और इस इंतजार में थी कि जीजा आ जाए तो तंदूर से रोटियां मंगवा ली जाएं। 3 बज गए। जीजा शटल्ली अभी तक नहीं आया था। समीना परेशान हो रही थी। उसकी छठी हिस्स उसे किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी, लेकिन शारिक मुतमईन था। उसका ख्याल था कि माँ जी ने शटल्ली को रोक लिया होगा या वो अपने किसी काम से कहीं और चला गया होगा। 3 बजे के करीब वो खुद जाकर तंदूर से रोटियां ले आई। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि जीजा भी पहुंच गया। उसका चेहरा हवन्नक सा हो रहा था। शारिक ने कहा क्या बात है जीजे, कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? जीजा कुर्सी पर बैठते हुए बोला बड़ी गड़बड़ हो गई शारिक बाबू। समीना बोली कैसी गड़बड़? जीजा बोला आपकी रजिया बहन और माँ जी तो उस घर में नहीं है जी। शारिक ने उसे घूरा, बोला क्या कह रहे हो, कहीं गलत पते पर तो नहीं चले गए थे? जीजा मकान की निशानियां बताने लगा, फिर बोला नहीं जी मैं तो ठीक पते पर पहुंचा था, वहां तो कोई और ही रहता है, कोई चौधरी अशरफ है। उसने बताया था कि ये मकान उसने 2 महीने पहले खरीदा था और उनसे पहले जो औरतें वहां रहती थीं वो कहीं और चली गई हैं। शारिक बोला ये कैसे हो सकता है, मकान रजिया के नाम था, वो उसे फरोख्त नहीं कर सकती। जीजा बोला चौधरी अशरफ ने मकान रजिया से नहीं हाजी से खरीदा था। शारिक उछल पड़ा, बोला क्या? जीजा ने कहा मैंने पड़ोसियों से भी मालूम किया था जी, उनका कहना है कि तकरीबन 2 महीने पहले हाजी के गुंडों ने जबरदस्ती उनसे मकान खाली करवाया, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ गई हैं। शारिक का खून खौल उठा, उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। उसने खाने से हाथ खींच लिया। समीना ने भी खाना छोड़ दिया था। समीना बोली मुझे सुबह से ही किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। शारिक बोला अगर हाजी ने ऐसी कोई हरकत की है तो मैं उसे बाखुदा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले सूरत हाल मालूम करनी पड़ेगी और ये मालूम करना होगा कि रजिया और माँ जी कहाँ हैं। वो जीजे से बोला तुम कोयटा कब जाओगे अपने बेटी की जमानत करवाने के लिए? जीजा बोला अब मैं कोयटा नहीं जाऊंगा जी, इस सूरत हाल में आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? शारिक बोला नहीं जीजे, इस मामले में हम खुद ही निमट लेंगे, तुम कल सुबह कोयटा चले जाओ, अभी खाना खाकर तुम रेलवे स्टेशन जाकर मालूम करो कि कोयटा के लिए ट्रेन किस वक्त जाती है, वापसी पर अनारकली चले जाना। जीजा बोला मैंने खाना खा लिया था जी, आप काम बताएं। शारिक बोला अनारकली की एक गली में एक छोटा सा होटल है। शारिक ने उसे होटल का पता बता दिया और सुहेल के बारे में बताया। फिर बोला सुहेल को अपने साथ लेकर आना, अगर वो मौजूद ना हो तो उसका इंतजार कर लेना। जीजा बोला ठीक है जी, मैं उन्हें साथ लेकर आऊंगा। उसके जाने के बाद वो दोनों कुछ देर के लिए खामोश बैठे रहे। समीना ने खाने के बर्तन समेटे। शारिक हथेलियां भींचते हुए बोला हाजी की मौत अब आ ही गई है, वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो अपने कमरे में आ गया।
समीना भी उसके पीछे कमरे में चली आई। शारिक कुछ देर तक कमरे में खड़ा रहा, फिर उसने आगे बढ़कर अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर हाथ डालकर दाईं तरफ लगा हुआ एक छोटा सा कुंडा खींच लिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई और दीवार में एक खला सा पैदा हो गया। उस खला में भी अलमारी की तरह का एक खाना बना हुआ था। शारिक ने एक खुफिया मैकेनिज्म के जरिए ये खाना भी खोल लिया। समीना उसके पीछे खड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। वो शारिक के साथ कई मर्तबा यहाँ आ चुकी थी, लेकिन शारिक ने अलमारी के पीछे उस खुफिया खाने के बारे में कभी नहीं बताया था। इस खुफिया खाने में स्याह रंग का एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। शारिक ने ब्रीफ केस निकाल कर पलंग पर रख दिया और समीना की तरफ देखने लगा। समीना बोली, ये क्या है? शारिक ने कहा, मैंने किसी हंगामी सूरत हाल के लिए ये ब्रीफ केस यहाँ छुपा रखा था और मेरा ख्याल है कि अब इसकी जरूरत आ गई है। उसने ब्रीफ केस खोला, उसने ब्रीफ केस के नंबर मिलाए। खोलने के बाद जैसे ही ढकना उठाया तो समीना की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ब्रीफ केस खासा बड़ा था। उसमें सबसे ऊपर हेरोइन की थैलियां रखी हुई थीं। उन थैलियों के नीचे क्या था ये अभी उसे पता नहीं चल सका। अलबत्ता ब्रीफ केस की जेबों में नोटों के बंडल थे। शारिक ने 4-5 बंडल निकाल कर पलंग पर रख दिए और हेरोइन के पैकेट उठाकर बाहर रखने लगा। उनके नीचे भी नोटों के बंडल थे। शारिक ने वो तमाम बंडल भी निकाल लिए। उनके नीचे से बरामद होने वाली चीज देखकर समीना की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो पिस्तौल था। समीना जब से शारिक के साथ जराइम की इस दलदल में फंसी थी, उसने कई अक़साम के पिस्तौल और रिवॉल्वर देखे थे, लेकिन इस किस्म का पिस्तौल उसने पहली मर्तबा देखा था। वो आम पिस्तौलों से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी नाल आगे को निकली हुई थी और उसमें डबल मैगजीन इस्तेमाल होता था। एक मैगजीन आम पिस्तौलों की तरह बट के अंदर, उसमें 7 गोलियां आती थीं और दूसरा मैगजीन बट के आगे फिट किया जाता था, उसमें 28 गोलियां आती थीं। वो मैगजीन भी पिस्तौल के साथ रखा हुआ था और उसके साथ ही साइलेंसर भी रखा हुआ था जिसे बवक्त जरूरत फिट किया जा सकता था। समीना ने पूछा, ये कैसा पिस्तौल है? शारिक बोला, किसी भी पिस्तौल या रिवॉल्वर की गोली लगने के बाद जख्मी को बचाया जा सकता है, बशर्ते कि गोली दिल में न लगी हो। लेकिन इस पिस्तौल की गोली लगने के बाद किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं है, खा गोली जिस्म के किसी भी हिस्से में लगी हो। शारिक ने कहते हुए पिस्तौल उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। समीना बोली, कोई खास वजह? शारिक ने कहा, इसकी गोली जिस्म में दाखिल होने के बाद फट जाती है और न सिर्फ जिस्म के अंदरूनी हिस्से बल्कि बैरूनी हिस्से के भी परखचे उड़ा देती है और दुनिया का कोई भी डॉक्टर जिस्म के उन चीथड़ों को नहीं जोड़ सकता। समीना बोली, हैरत अंगेज। उसने पिस्तौल ले लिया और उलट पलट कर देखने लगी। शारिक ने कहा, हाजी के लिए इसकी एक ही गोली काफी होगी, लेकिन मैं इसकी सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार दूंगा। उसकी लाश इस तरह बिखर जाएगी कि उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। शारिक के लहजे में बेपनाह नफरत थी। उसने पिस्तौल का फाजिल मैगजीन और साइलेंसर भी बाहर निकाल लिया और नोटों के बंडल और हेरोइन के पैकेट दोबारा ब्रीफकेस में भरने लगा। उसने नोटों के चंद बंडल बाहर ही रहने दिए थे, फिर ब्रीफकेस बंद करके उसे दोबारा खुफिया खाने में रख कर अलमारी बंद कर दी। उसने अलमारी का मैकेनिज्म भी समीना को समझा दिया। फिर बोला, एक बात जहन में रखना समीना, हमने अब तक बड़े बड़े खतरनाक लोगों का मुकाबला किया है, माझे गुज्जर जैसे आदमी के गिरोह का कलाकमा किया है, लेकिन अब हमारा मुकाबला हाजी जैसे आदमी से है। हाजी दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है। ये तो तुमने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि उसका गिरोह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उससे पंगा लेने के बाद ये दुनिया हमारे लिए बहुत तंग हो जाएगी और हमें दुनिया के किसी भी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ना। उसने न सिर्फ हमें धोखे से मरवाने की कोशिश की थी, बल्कि रजिया और अम्मा को एक बार फिर दरबदर होना पड़ा। खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होंगी। समीना बोली, मेरा दिल कहता है कि वो दोनों खैरियत से होंगी, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो उसका इंतकाम हाजी से मैं लूंगी। शारिक ने कहा, सुहेल से सूरत हाल मालूम हो जाएगी, उसके आने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। समीना खामोश रही। शारिक ने पिस्तौल में बड़ा मैगजीन और साइलेंसर भी फिट कर दिया और उसे बेड के मैट्रेस के नीचे रख दिया। समीना ने पूछा, मुजंग वाले अड्डे पर राजे को छोड़ कर गए थे ना? शारिक बोला, हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि हाजी ने वहां भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। आज रात मैं उसके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो दोनों देर तक मुजंग वाले अड्डे के बारे में बातें करते रहे। मुजंग वाला अड्डा ही वो जगह थी जो उनका मजबूत गढ़ थी। शारिक ने अगरचे तय कर लिया था कि अब वो हेरोइन के धंधे की मुखालिफत करेगा और अपने तमाम अड्डे खत्म कर देगा, लेकिन मुजंग वाला अड्डा अब भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। वो वहां बैठकर अपने मंसूबे पर अमल कर सकता था।